हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर और स्टेम स्टडी क्लासेज ऐप पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए हम साइंस का आज बेहतरीन रूप से सेकंड चैप्टर का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। अपने पास में टॉपिक रहेगा अम्ल, क्षारक और लवण। एसिड, बेस और साल्ट बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, यह सेशन बहुत अधिक लाभदायक होने वाला है। यदि आप चैनल का पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाकर के प्ले स्टोर के ऊपर स्टेम स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। वहां पर आपको थॉमसन और भास्कर मैच मिलेगा, जिसको आप ज्वाइन करके मैथ और साइंस की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 नंबर लाने का एक शानदार सा ऑफर, तोहफा, गिफ्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो देर किस बात की, फटाफट से जुड़िए ऐप के साथ में और अपना भरपूर फायदा लेने का प्रयास कीजिएगा और बिल्कुल 100 में से 100 नंबर लाने का ये मौका मत गवाइएगा बच्चा। आज के इस बेहतरीन सेशन का आगाज करते हैं और आपके सामने बहुत ही शानदार टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से छोटे वाले क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, आप तो बस एक काम कीजिए, कमर कसना मुहावरे का अर्थ तैयार हो जाना वाला आपको नियम यहाँ पर लागू करना है। पेन कॉपी हाथ में लेकर के बैठना है। मैं नई नई चीजें जो आपको बताऊंगा कि एग्जाम में 2025 में कौन सा क्वेश्चन बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाला, छपने वाला है, गारंटी के साथ में छपने वाला है बहुत ही शानदार तरीके से। आओ बच्चों, पढ़ लो, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, डेफिनेटली आपके साथ में दावा रहेगा, वादा रहेगा। चलो देखो, आज की इस क्लास की शुरुआत कर दी जाए और शानदार टॉपिक के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। बच्चा, अपना टॉपिक रहेगा अम्ल क्या है। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। इतने शानदार तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको समझाऊंगा, बिल्कुल चुटकियों में याद करवा के जाऊंगा इस टॉपिक को, और बहुत ही शानदार तरीके से आपको पार्ट फर्स्ट और सेकंड इस चैप्टर का मिलने वाला होगा। उसके बाद में इस चैप्टर की आपको रैपिड रिवीजन क्लास मिलेगी, जिसमें आपको मिलेगा 2025 का वो धमाका, वो कंटेंट जो एग्जाम में हूबहू आने वाला है। तो बिल्कुल आराम से ठंडे दिमाग के साथ में, सोचने के साथ में ही आपको जुड़ना है सेशन के साथ में और बेहतरीन तैयारी के लिए आपको प्रयास करना है और तैयारी बहुत अच्छी करनी है। देखो, बात करते हैं एसिड शब्द की। जब बच्चों आपके सामने ये शब्द आता है तो इसके बारे में आपके विचार होते हैं, सर एसिड है क्या चीज। देखो, सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूं, यह लैटिन भाषा का एक शब्द। देखो, लैटिन भाषा, लैटिन लैंग्वेज लेते हैं हम यहाँ पर, लैटिन भाषा का एक शब्द है एसिडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है एसिडिया, या आप क्या कह सकते हो, इसको एसिड से लिया गया है। देखो, किससे लिया गया, एसिड से लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ठीक है ना, अच्छे से समझना, किससे लिया गया, एसिड से लिया गया है, ठीक है सा। यानी अम्ल शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एसिडिया शब्द से लिया गया है, ठीक है साहब, ले लिया। इसका शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। देखो, जिसका शाब्दिक अर्थ खट्टे पदार्थों से है, बिल्कुल, जिसका शाब्दिक अर्थ जो है वो किन से है, खट्टे पदार्थों से। बस आपको तो यह बात याद रखनी है, प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त खट्टे पदार्थ जो होते हैं वो एसिड कहलाते हैं। तो बेटा, किससे है, इसका शाब्दिक अर्थ जो है ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है खट्टे पदार्थों से। बिल्कुल छोटी सी परिभाषा है, यानी एसिड या शब्द से लिया गया और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, खट्टे पदार्थों से। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला एग्जाम की दृष्टि से यह आपको स्टेटमेंट आपको याद रखना है। अब बच्चों देखो, आपको यहां पर क्या करना है, इसके सामान्य गुण धर्म के ऊपर चर्चा कर लेता हूं मैं। इसके सामान्य गुण धर्म की बात करते हैं, कितना महत्वपूर्ण होने वाला है इसका सामान्य गुण धर्म। देखो, मैं यहां पर लिख देता हूं सामान्य गुण धर्म। सामान्य गुण धर्म, आपको इसके नॉर्मल गुण पता होना चाहिए जिसके आधार पर आप पहचान सको कि यह वास्तव में क्या होता है, अम्ल होता है। बेटा, सबसे पहला पॉइंट है आपको लिखना है, एग्जाम में आएगा, और ये 2015 में आया क्वेश्चन है कि अम्ल तथा क्षारक के सामान्य गुण धर्म लिखिए। तो यहां पर अपने पास में पहला आ जाता है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। साहब, ये तो हमने रट्टा लगा लिया, ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। साहब, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। पहला स्टेटमेंट तो आपको याद रखना ही रखना है, ये स्वाद में कैसे होते, खट्टे होते हैं। अब मैं जब बात करता हूं इसके सेकंड स्टेटमेंट की, तो देखो ये क्या होते हैं, देखो पॉइंट को समझना, ये क्या काम करते हैं, नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका, जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक साबित होने वाला है। तो नीले लिटमस पत्र को कैसे कर देते हैं, लाल कर देते हैं। बेटा, इसके लिए आपको ट्रिक ये समझना है, आपको एक शब्द याद रखना है, अनिल। क्या याद रखना है, अनिल। साहब, अनिल से हम कैसे पकड़ेंगे इसको, देखो, ए का मतलब यहां पर अम्ल है, और नी का मतलब यहां पर क्या है, नीला है, और लय का मतलब यहां पर क्या है, लाल। तो देखो, अम्ल वह है जो नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला बच्चा ये। अब इसके तीसरे गुण धर्म की बात करते हैं।
देखो क्या कहना चाहता है, ये क्षारक के साथ में क्रिया करेगा। किसके साथ में क्रिया करेगा? क्षारक के साथ में क्रिया करेगा बच्चा। और ये किसका निर्माण कर लेगा, आपको समझना है। देखो ये क्षारक के साथ में क्रिया कर, क्षारक के साथ में क्रिया कर क्या बना लेता है? लवण तथा जल बनाते हैं। क्या करते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। बस 10th क्लास के बोर्ड विद्यार्थियों के लिए बस इतने से 3 कैरेक्टर हैं जो आपको याद रखने हैं। तो देखो अम्ल क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसके लिए आपको ट्रिक क्या याद रखनी है? आपको अनिल शब्द को याद रखना है और क्षारक के साथ में क्रिया करेगा, लवण तथा जल का निर्माण करेगा। अब देखो काम की बात करते हैं इसके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। इसमें आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर देख करके जा रहा हूं। इसमें देखो आपको क्या ध्यान रखना है, थोड़ी सी देखो बात करते हैं इसके बारे में, जो इंपॉर्टेंट क्या है इसके बारे में। देखो प्रयोगशाला में कौन कौन से एसिड काम में लेते हैं, आपके एनसीईआरटी में लिया हुआ है। प्रयोगशाला में काम आने वाले प्रयोगशाला में काम आने वाले अम्ल, ये आपको पकड़ना। देखो प्रयोगशाला में काम आने वाले अम्ल, ठीक है ना। और ये देखो किस प्रकार से आपको करना है, इसका मैं सारणी, इसके बोर्ड के 2 भाग बना रहा हूं। यहां पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। देखो कौन कौन सा, सबसे पहले देखो मैं बात कर रहा हूं HCl, ठीक है साहब। इसका मतलब क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपको रट्टा लगाना है इसके अंदर। इसका मतलब क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ये अपने पास में पहला आ गया जो प्रयोगशाला में काम आता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा कौन सा है? तो देखो बेटा आपको याद रखना है HNO3, ठीक है ना। HNO3 का मतलब क्या है? नाइट्रिक अम्ल। कैसा अम्ल है ये? नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। ये भी हमें याद हो गया। तीसरा बच्चे यहां पर क्या है? H2SO4। क्या आप बता सकते हो इसका नाम? बिल्कुल बता सकते हो। देखो इसका नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है बच्चा। इसका नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो तीसरा एसिड अपने पास में जो प्रयोगशाला में काम में लिया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। चौथा यदि हम बात करते हैं तो देखो यहां पर हम लिखेंगे CH3COOH। सर जी ये कौन सा आ गया? तो देखो आपको बताना है कि ये एसिटिक अम्ल है बच्चा। ये कैसा अम्ल है? एसिटिक अम्ल। ये आपके एनसीईआरटी में 4 दिए हुए जो आपको याद रखने। 5वां मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। 5 नंबर पर अपने पास में आता है बेटा यहां पर H2CO3, और इसका मतलब होता है कार्बनिक अम्ल। इसका मतलब क्या होता है? कार्बनिक अम्ल। ये जो 5 मैंने लिखे हैं ये तो आते हैं किस किस प्रकार के, जो प्रयोगशाला में काम में लिए जाते हैं। ये तो आर्टिफिशियल बनाए गए हैं। अब देखो एक थोड़ी बात करते हैं जो एग्जाम में एबैसिडर के रूप में काफी बार यहां से क्वेश्चन आया है। कैसा क्वेश्चन? प्राकृतिक अम्ल कौन से हैं। अब देखो हम बात करते हैं कौन से अम्लों की? प्राकृतिक अम्लों की। ध्यान देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये टॉपिक। प्राकृतिक अम्ल कौन कौन से हैं और उनके स्रोत क्या है। जैसे देखो बेटा मैंने लिख दिया सिट्रिक अम्ल, पहला मैंने क्या लिखा यहां पर? सिट्रिक अम्ल। अब बच्चा आपको यह बताना कि सिट्रिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है, तो एग्जाम में पूछ लिया जाए तो मेरे लाडले आप यहां पर लिखोगे नींबू तथा संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू तथा संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब देखो दूसरे की बात करते हैं। अपने पास में एक शब्द है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल है बच्चा? यहां पर एसिटिक अम्ल है। और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है साहब। किस में पाया जाता है? सिरके में। अब मैं थोड़ी सी आपको बात बता देता हूं। कोई आपको ये पूछ ले साहब सिरका क्या है, कोई क्या पूछ ले सिरका क्या, तो आपको क्या बताना है? एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलियन, 4 से 3% विलियन क्या कहलाता है? सिरका कहलाता है ना काम की चीज। अब बच्चों देखो बात करते हैं 3 नंबर पॉइंट की, कौन सा अम्ल। अब देखो ध्यान से, जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, चिंटी के डंक। देखना भाई, चिंटी के डंक आ सकता है, ठीक है ना। या फिर एनसीईआरटी में दिया हुआ है नेटल पादप के कांटे, नेटल पादप के कांटे, इसमें किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो मेरे लाडले याद रखेंगे यहां पर आपको मिलेगा फॉर्मिक अम्ल। और यहां पर कई बार कंफ्यूज कर दिया जाता है बच्चों को, और ये पूछ लिया जाता है कि मेथेनोइक अम्ल किस में पाया जाता है। तो बच्चों याद रखना फॉर्मिक का ही नाम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। तो देखो आपके सामने मैंने कुछ अम्ल लिख दिए, ठीक है ना। अब देखो अपने पास में चौथा है जो इंपॉर्टेंट कैसे होने वाला, जिसका नाम है टार्ट्रिक अम्ल।
कैसा अम्ल है? टार्ट्रिक अम्ल। और बच्चों ये किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। और 5 नंबर लिख करके जा रहा हूं यहां पर, ध्यान से समझना। यानी कौन सा अम्ल की बात करते हैं? जब मैं मेलिक अम्ल की बात करूंगा तो आपके सबके दिमाग में आना चाहिए, साहब आप तो किसकी बात कर रहे हो? सेब की बात कर रहे हो। याद हो जाएगा ना? अब इसके बाद देखो एक और बात कर लेता हूं मैं, जिसको हम कहते हैं ऑक्सेलिक अम्ल, जिसको ऑक्जेलिक भी पढ़ा जाता है। और बेटा ये पाया जाता है टमाटर में। तो ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कुछ एसिड्स आपके सामने रखेंगे। पाठ की रूपरेखा बड़ी शानदार बना रहा हूं, हर एक चीज आपको एनसीईआरटी से मिलेगी, एक भी शब्द आपको इधर से उधर नहीं मिलने वाला। जहां एग्जिट आपको बुक में दिया हुआ है वो यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। तो इस देर की इस बात की लगातार बने रहिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि हर एक विद्यार्थी को इसका लाभ मिल सके। सारे के सारे बच्चे इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे। अब देखो क्या कहना चाहता है। अब पॉइंट अपने पास में आता है क्षारक, कि भाई एल्कली क्या है, बेस किसको कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले तो एक इसकी डेफिनेशन क्या कहना चाहती है हमें, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। बेटा देखो एल्कली शब्द की बात करते हैं तो मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि अम्ल के विपरीत गुण रखने वाले, किसके गुण? देखो अम्ल के विपरीत ऑपोजिट कैरेक्टर रखने वाले, विपरीत गुण रखने वाले, याद रख लेना मेरे बच्चे, यहां पर रखने वाले पदार्थ या यौगिक क्या कहलाते हैं? देखो ध्यान से समझना, एल्कली कहलाते हैं। मेरे शब्द को देखना क्या लिखा है मैंने यहां पर, क्या कहलाते हैं? एल्कली कहलाते हैं। एल्कली कहलाते हैं, ठीक है साहब। एल्कली का क्षारक से क्या मतलब है? देखो काम की बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट देख करके जा रहा हूं बच्चे, नोट डाल करके यहां पर एक शानदार सी चीज आपको बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहता हूं वो सुनना। देखो जो एल्कली शब्द है ना, देखो एल्कली शब्द की मैं बात करता हूं, ये एल्कली शब्द जो है अरबी भाषा का एक शब्द था। देखो यहां पर थोड़ा सा समझना पॉइंट को, अरबी भाषा के देखो कोई अर्थ में फर्क नहीं है यहां पर। देखो शब्द देखो मैंने क्या लिखा है, अरबी भाषा के शब्द एल्कली से लिया गया है, एल्कली से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ, जैसे देखो बेटा एसिड का शाब्दिक अर्थ की बात की थी ना, वैसे हमें किसकी बात करनी है? यानी क्षारक या एल्कली की बात करनी है, जिसका शाब्दिक अर्थ पौधे की राख से है। बच्चा देखो ये आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी यहाँ, किससे? पौधे की राख से है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। किससे है ये? पौधे की राख से, ठीक है। अब देखो बच्चा यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं? क्षारकों के सामान्य गुण धर्म की बात कर लेते हैं। देखो क्षारकों के सामान्य गुण कितना अच्छा होने वाला है। देखो यदि आपको अम्ल के गुण धर्म याद है तो उनका उल्टा कर दो बच्चा। देखो हमने क्या बोला था कि अम्ल क्या होते हैं? जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो सर जी ये क्या काम करेगा? सबसे पहले देखो इसकी बात करते हैं, ये क्या काम करेगा? ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या कर देता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। साहब ये तो याद हो गया, ठीक है ना। अब इसका देखो दूसरा गुण क्या याद रखोगे? देखो ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वाद में कड़वे होते हैं। एक से बढ़कर के एक यहाँ पर शब्द आपको देखने को मिलेंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने वाले। ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, ये स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। तीसरा देखो बेटा इसका गुण, देखो ये क्या काम करते हैं? जैसे देखो अम्लों ने क्षारकों के साथ में क्रिया की, तो देखो ये अम्लों के साथ क्रिया कर, किसके साथ में क्रिया कर? ये अम्लों के साथ क्रिया कर क्या बना देते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। लवण तथा जल बनाते हैं, ठीक है साहब। ये भी हमें समझ में आ गया, इतना सिंपल सा पॉइंट वे था। लवण तथा जल बनाते हैं। मेरे बच्चे चौथा कैरेक्टर में यहां पर लिख रहा हूं इसका। देखो क्या होता है? ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं? ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं। ये आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण लिख दी मैंने बात। और 5 नंबर पॉइंट देखो, ये छूने पर साबुन, देखो ये छूने पर क्या होते हैं बच्चे? ये छूने पर साबुन जैसे चिकने प्रतीत होते हैं। साबुन जैसे चिकने प्रतीत होते हैं,
क्या होते हैं? साबुन जैसे चिकने प्रतीत होते हैं। तो देखो ये अपने पास में पॉइंट आया है। ये 5 चीजें आपको यहां पर याद रखनी है जो एसिड के बारे में और क्षारक के बारे में आपको कुछ कहना चाहती हैं। ठीक है बच्चा, अब देखो काम की बात कर लेते हैं, क्षारकों की बात करते हैं। देखो प्रयोगशाला में किसकी बात करते हैं? प्रयोगशाला में काम आने वाले, ये आपके एनसीईआरटी में जो दिए वो लिख रहा हूं, काम आने वाले क्षारक। प्रयोगशाला में काम आने वाले क्षारक, काम आने वाले क्षारक। बहुत अच्छा है ये टॉपिक भी। देखो कौन कौन से ऐसे क्षारक हैं जो आपको याद रखने, काम आने वाले क्षारक। ठीक है, अब देखो सुनो कौन कौन से। जैसे बच्चा मैंने लिख दिया यहां पर NaOH, क्या आप इसका नाम बता सकते हो? सर जी हम बिल्कुल बता सकते हैं। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड कौन सा सर जी? तो बेटा आपको यहां पर पकड़ना है और अच्छे से समझ लेना है। अगला अपने पास में KOH, यानी इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा बताओ सर? तो बच्चा यहां पर याद रखना आपको, ये मिला आपको तीसरा, जिसका मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिसका मतलब क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सर जी कोई चौथा भी है क्या? तो मेरे लाडले आपको लिखना है MgOS2 और यहां पर आप क्या लिखोगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर क्या लिखोगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और 5 नंबर पे देखो क्या लिखोगे आप? NH4OH लिख दोगे और इसका नाम मेरे बच्चे आपके सामने आ जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आगे बात समझ में? तो ये कुछ प्रकार के जो क्षारक हैं जो प्रयोगशाला में काम में लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बारे में थोड़ी सी बातें और क्षारकों के बारे में करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण होने वाली हैं। ये बातें आपको यहां पर समझनी है बच्चे। क्या समझोगे? देखो बात को समझना, थोड़ा सा मैं यहां पर कंटेंट को आगे बढ़ा रहा हूं। इन क्षारकों की बात कर लेता हूं मैं, ठीक है ना। देखो इसमें एक स्टेटमेंट याद रखना क्षारक के बारे में। देखो वे क्षारक जो, देखो वे क्षारक, मैं यहां पर लिख कर जा रहा हूं, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं वे क्षार कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में एक अलग से बॉक्स दिया हुआ है, इसको आपको यहीं पर रट्टा लगाना है। तो देखो इसके लिए मैं एक पॉइंट डाल देता हूं यहां पर अच्छा सा, और ये पॉइंट हमें क्या कहना चाहता समझो। देखो यानी वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ठीक है सर जी, ये तो हमें पता चल गया। अब देखो काम की बात, अतः देखो एक शब्द लिखेंगे हम, अतः देखो सभी क्षार क्षारक हैं। ये आपके लिखा हुआ है, सभी क्षारक हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है बच्चा यहां पर, यानी क्षार नहीं है। हम जानते हैं कि देखो वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। इसका मतलब जो घुलने वाले हैं ना बच्चा, वो तो क्या बन जाएंगे? क्षार बन जाएंगे। इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि सभी क्षारक है, लेकिन सभी क्षारक क्या नहीं हो सकते? क्षार नहीं हो सकते। कोई एग्जाम्पल है क्या? जी देखो एक बात समझना, जैसे मैंने यहां पर लिखा फेरिक हाइड्रोक्साइड, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा फेरिक हाइड्रोक्साइड। सर जी फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या होता है? तो बच्चा आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है FeOS3। ठीक है ना। ये देखो इसके बारे में बात करता हूं। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख करके जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। क्या होने वाला है? क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। सर जी इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो CuOS2 होगा। ये दोनों मैंने जो लिखे ना बच्चा, ये क्या है? देखो ये जल में घुलते नहीं है, इसका मतलब ये क्षार नहीं है, क्षारक है। इसका मतलब ये क्या है? यानी ये दोनों ही क्या है? क्षारक हैं। ये दोनों ही क्या है? क्षारक हैं। तो कोई पूछ ले क्यों है साहब, तो आप लिखोगे क्योंकि जल में अघुलनशील हैं। जल में ये कैसे हैं? अघुलनशील हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? क्षारक कहा जाता है। ये आपके लिए जानकारियां थी। अब मेरे लाडले आपके एनसीईआरटी का अगला टॉपिक है सूचक, जो कितना महत्वपूर्ण होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो कोई आपसे ये पूछ ले कि सूचक किसे कहते हैं, तो देखो आपको सूचक के बारे में बताना है बच्चे, सूचक किसे कहते हैं। देखो वे पदार्थ, समझना, वे पदार्थ, इसके बारे में क्या लिखोगे? वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षारक, देखो क्या लिखोगे? वे पदार्थ जो
अम्ल तथा क्षारक के साथ क्रिया कर, क्षारक के साथ क्रिया कर, क्षारक के साथ क्रिया कर अपना, अपना देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर, अपना रंग तथा, रंग तथा अपनी गंध बदल लेते हैं, गंध बदल लेते हैं, अपनी गंध बदल लेते हैं, बदल लेते हैं, क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं साहब। क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। ठीक है ना, ये आपकी बुक में अच्छे से दिया हुआ है। अब पॉइंट वे को पकड़ना। देखो ये सूचक होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। साहब दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं उनके बारे में चर्चा करो। जैसे देखो अपने पास में पहला आता है गंधीय सूचक। कैसा आता है? गंधीय सूचक। और दूसरा कौन सा आता है अपने पास में? रंगीय सूचक। याद रख लोगे ना। अब यहां से आपके लिए एक फिल इन द ब्लैंक्स एबेसद वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो गंधीय सूचक का मतलब क्या होता है? वे जो अपनी गंध बदल लेते हैं, वे जो अपनी गंध बदल लेते हैं। याद रख लोगे ना। किसके साथ में क्रिया कर? अम्ल तथा क्षारक के साथ में क्रिया कर। सर जी ऐसा कोई है क्या कि जो अपनी गंध बदल लेते हैं? देखो जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं तो एक तो आपको ये याद रखना है कटा हुआ प्याज। क्या याद रखना है आपको? यहां पर कटा हुआ प्याज के बारे में आपको रखना है। या इसके बारे में देखो हम क्या बात करेंगे, यानी क्या लिखा मैंने? वेनिला। क्या लिखा मैंने? वेलिना। तो कटा हुआ प्याज और वेलिना ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिनको किसके नाम से जानते हैं? हम गंधीय सूचक के नाम से जानते। अब बच्चों देखो यहां पर अपने पास में रंगीय सूचक। देखो वे जो रंग बदल लेते हैं, वे जो रंग बदल लेते हैं वो रंगीय सूचक कहलाते हैं। सर जी ऐसा कोई है क्या? तो देखो आपको यहां पर क्या लिखना है? एक शब्द तो रखना है हल्दी का, यानी टर्मेरिक जिसको कहते हैं। और बच्चा दूसरा एग्जाम्पल जो काफी महत्वपूर्ण है वो है लिटमस। ठीक है ना। अब देखो इसके अलावा जो आपकी एनसीईआरटी में एक शब्द लिखा हुआ है मिथाइलिन ब्लू। क्या लिखा हुआ है? मिथाइलिन ब्लू लिखा हुआ है ना। और एक इसके अंदर लिखा हुआ है फिनोल्फथेलिन। और ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है कि फिनोल्फथेलिन क्या है। तो देखो आपको क्या बताना है? ये मिथाइलिन ब्लू और फिनोल्फथेलिन जो होते हैं ना, ये कृत्रिम लिख सकते हो आप, या बच्चा आपको ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से संश्लेषित सूचक कौन सा है। तो आपको बताना होगा मिथाइलिन ब्लू और फिनोल्फथेलिन को किसके नाम से जानते हैं? संश्लेषित सूचक के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से सूचक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक गंधीय सूचक होगा, एक रंगीय सूचक होगा। याद रहेगा, अच्छे से याद रखना है। अब बच्चे देखो कड़ी को आगे बढ़ा देता हूं और एग्जाम की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने आ रहा है। और ये टॉपिक हमें क्या कहना चाहता है कि लिटमस क्या है। तो देखो लिटमस के बारे में लिखना है, यह एक प्राकृतिक सूचक है। पहला पॉइंट तो आपको सीधा सीधा ये लिख देना बच्चा, यह एक प्राकृतिक सूचक है। हाँ सर जी हमने ये बात लिख दी कि यह एक प्राकृतिक सूचक है। साहब ये कहां से प्राप्त होता है? तो देखो जस्ट आगे एक लाइन लिखना है इसमें, जो ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो जो थैलोफाइटा, थैलोफाइटा वर्ग के, थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधे से प्राप्त किया गया। थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। थैलोफाइटा वर्ग के, ध्यान से समझना, थैलोफाइटा वर्ग के, ठीक है ना। थैलोफाइटा वर्ग के किससे प्राप्त किया गया है? लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। और लाइकेन जो होती है ना वो शैवाल व कवक के बीच की योजक कड़ी होती है। लाइकेन पौधे से प्राप्त किया गया है, ऐसे लिख लेना। ठीक है ना, लिख दोगे ना। अब देखो इसके बारे में और कोई महत्वपूर्ण बात है क्या? तो आपको मैं नोट डाल करके इसके बारे में बता देता हूं। देखो क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होना चाहता है, देखो उदासीन विलयन में, इंपॉर्टेंट है ये भी। कैसे विलयन के अंदर? उदासीन विलयन में इसका रंग बैंगनी होता है। इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। ठीक है साहब, इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ठीक है। और देखो काम की बात, अम्लीय माध्यम में या अम्लीय विलयन में, अम्लीय विलयन में इसका रंग
लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। अब देखो काम की बात और कर लेता हूं। क्षारीय माध्यम की बात करते हैं या क्षारकीय विलयन की बात करते हैं या क्षारीय विलयन की बात करते हैं। बच्चों याद रखना, क्षारीय विलयन में जब मैं इसके रंग की बात करूंगा तो आपको याद रखना है नीला होता है। ये आपके सामने आ गया लिटमस। क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? बिल्कुल आपको बताना है कमेंट के द्वारा कि कितना शानदार तरीके का एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। बिल्कुल हूबहू एनसीईआरटी को कॉपी किया जा रहा है। एक एक शब्द आपके दिमाग में छापने का काम इस प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जा रहा है। तो फिर जुड़ना क्यों भूल रहे हो बच्चा? लगातार यदि आप बने रहोगे आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगने वाले हैं। अब देखो अगला क्या बात बताना चाहता है। अब देखो क्या है अम्ल एवं क्षारकों की रासायनिक गुणधर्म। फर्स्ट हेडिंग ये है। सेकंड हेडिंग बच्चा यहां पर ये आगे थोड़ा सा टाइपिंग में ऊपर नीचे हुआ है, इस बात को समझना। रासायनिक गुणधर्म में क्या कह रहा है? अम्ल एवं क्षारकों की धातुओं के साथ में क्रिया। इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पॉइंट। देखो क्या कहना चाहता है, अम्ल और क्षारकों की धातुओं के साथ क्रिया। मैं क्या कहता हूं कि जितने भी दुनिया में अम्ल होते हैं वो धातु के साथ में क्रिया करते हैं और देखो क्या बना लेते हैं, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं साहब। ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है, पूरी लाइन आपको याद हो जाएगी। यानी जितने भी अम्ल होते हैं वो धातुओं के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा हाइड्रोजन गैस से बनाते हैं। और यहां से बोर्ड एग्जाम के लिए ये डायग्राम वाला क्वेश्चन मैं कहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सर आप कैसे कह सकते हो? देखो यहां पर आपके सामने एक बात लिखी हुई है, बच्चा ढंग से पढ़ना। क्या लिखा हुआ है? दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ, दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ, ध्यान से समझना, दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एवं ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच करना। देखो आपको ये स्टैंड दिखाया गया, इसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब यानी परख नली लगाई गई है, ठीक है ना। और इसके अंदर देखो क्या ये प्रवाह नली लगी हुई है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपने पास में हाइड्रोजन गैस के बुलबुले यहाँ पर दिख रहे हैं। देखो कैसे दिखे, देखो इस परख नली के अंदर हमें जो घोल दिया वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का दिया हुआ है, ठीक है ना। पूरा का पूरा मैं अच्छे से समझाने का कोशिश करता हूं। देखो समझो, इसके अंदर बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल था। मैंने क्या काम किया, इस प्रणाली के अंदर जिंक के टुकड़े डाल दिए। किसके टुकड़े डाल दिए? जिंक के टुकड़े। और जैसे इसके अंदर जिंक के टुकड़े डाले तो यहां से हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। अब हमें यह प्रयोग करना है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए कि धातुएं अम्लों के साथ में क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती हैं। तो बेटा आपको यह बताना होगा कि जब धातुओं की क्रिया अम्लों के साथ में क्रिया करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इस प्रयोग का स्पष्टीकरण करने के लिए जब हम परख नली के खुले सिरे के ऊपर जलती हुई मोमबत्ती या तिल्ली लेकर के जाते हैं तो चट चट पट पट या पोप या धमाके की ध्वनि के साथ में जलता है, साउंड के साथ में जलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रयोग में उत्पन्न गैस कैसी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अब देखो कैसे, इसकी बात को हम आगे बढ़ा देते हैं और यहां पर देखो आपको समझाता हूं मैं। अगला कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर, और ये कैसा है बेटा, डाइल्यूट है यानी तनु है, इसके अंदर मैंने डाल दिए जिंक के टुकड़े। किसके टुकड़े डाल दिए? जिंक के। तो देखो क्या बनेगा यहां पर, एक तो बन जाएगा जिंक सल्फेट और प्लस का मेरे पास में यहां पर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस से बन जाएगी। तो आपको याद रखना कि धातुएं जो होती है ना बच्चों, वो अम्लों के साथ में क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस से बनाती है। साहब कोई और एग्जाम्पल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने बात की HCl की, ये अपने पास में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है ना। इसके ऊपर फिर से मैंने जिंक के टुकड़े डाल दिए, बेटा बन गया यहां पर जिंक क्लोराइड और प्लस की कौन सी गैस निकल गई, हाइड्रोजन गैस, है ना। सर ये संतुलित नहीं है, तो देखो संतुलित कर लेते हैं। यहां पर अपने पास में कितना लगाना है, बस 2 लगाना है, क्योंकि क्लोरीन के यहां पर 2 हैं, यहां पर भी 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 और हाइड्रोजन के 2, जिंक का 1 और जिंक का 1। इस प्रकार से जो आपको दिखाया गया है ये आपको क्या बताना चाहता है कि जो धातुएं होती हैं वो किसके साथ में क्रिया करती हैं, अम्लों के साथ में, और लवण प्लस का हाइड्रोजन बनाती हैं। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल को लेकर के हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं आपके सामने, और वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। हम कोई भी धातु लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या काम किया, नाइट्रिक अम्ल ले लिया। क्या ले लिया मैंने यहां पर, नाइट्रिक अम्ल, और इसकी अभिक्रिया मैंने करवा दी जिंक के साथ में। सर जी क्या बनेगा, तो बेटा याद रखना यहां पर आपके सामने जो बनने वाला है वो बन गया अपने पास में ZnO3 और ये थोड़ा सा टफ लगेगा आपको कि इसका नाम क्या हो सकता है। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना, मेरे साथ आपको
तन्मयता के साथ में, लगनता के साथ में जुड़ना है। ऐसे अंगुलियों पर साइंस क्लियर और मैथ क्लियर होने वाली है बच्चा। बोर्ड एग्जाम का शानदार ऑफर आपके लिए। इसको बेटा कहेंगे जिंक नाइट्रेट। इसको किसके नाम से जानते हैं? जिंक नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। और बताओ सर जी, देखो बात कर लेते हैं बच्चों के साथ में और शानदार तरीके से बात करते हैं। अपने पास में बेटा आया एसिटिक अम्ल। अपने पास में क्या आया? एसिटिक अम्ल आ गया। अब इस एसिटिक अम्ल के साथ में हम किसी भी धातु की क्रिया करवा देते हैं। जैसे देखो मैंने यहां पर लिख दिया सोडियम, तो देखो यहां पर अपने पास में क्या बन जाएगा? CH3, देखो COONA और प्लस का यहां पर क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन निकल जाएगा। समझ पा रहे हो ना? यहां पर ये जो बना अपने पास में सोडियम एसीटेट बन गया। साहब कोई और एग्जांपल बताओ। सारे के सारे मैं यहां पर रट्टा लगवा के जाऊंगा मेरे बच्चों को। यहां पर देखो मैंने क्या लिखा? H2SO4 लिख दिया साहब। क्या लिख दिया? H2SO4। और इसके अंदर मैंने कौन सी धातु डाल दी? तो सोडियम। तो मेरे बच्चे यहां पर बन जाएगा सोडियम सल्फेट प्लस का हाइड्रोजन गैस। ये यहां पर प्रोडक्ट के रूप में बन जाएंगे। याद रह जाएगा। अब काम की बात सुन लो। अगली बात मैं यहां पर क्या बताना चाहता हूं वो आपको दिमाग लगाना है। देखो सभी क्षारक अम्लों के साथ क्रिया नहीं करते हैं बच्चा। किसके साथ क्रिया नहीं करते हैं? सभी क्षारक अम्लों के साथ क्रिया नहीं करते हैं। यह बात आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है और हूँ बहु लिखूंगा और याद करना। देखो नहीं करते हैं सभी क्षारक अम्लों के, सॉरी देखो सभी क्षारक जो होते हैं ना वो, देखो ध्यान से समझना, सभी क्षारक धातुओं के साथ, सॉरी यहां पर ध्यान देना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए। देखो सभी क्षारक धातुओं के साथ क्रिया नहीं करते हैं। धातुओं के साथ क्रिया नहीं करते। कुछ ही क्षारक हैं, ये स्टेटमेंट देना, देखना भाई, कुछ ही क्षारक हैं जो क्या करते हैं बच्चे, ध्यान देना, जो धातुओं के साथ क्रिया कर, धातुओं के साथ क्या करते हैं बच्चे? क्रिया करते हैं। वो क्या करते हैं? क्रिया कर क्या बनाते हैं? लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे क्षारक, और मैं तो यहां कहता हूं कि कोष्टक में आपको लिखना कुछ क्षारक। ठीक है ना? और वो किसके साथ में क्रिया कर देंगे? वो क्रिया कर देंगे धातु के साथ में। और बच्चे वो क्या बना देंगे? लवण, और प्लस का कौन सी गैस बना देंगे? हाइड्रोजन गैस। ये एग्जाम्पल है क्या कोई? देखो एक ही एग्जाम्पल आपको 10th क्लास का रखना है कि देखो आपको क्या पॉइंट पकड़ना है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाँ साहब ये तो है क्षारक, और इसकी किसके साथ में अभिक्रिया करवा दो? जिंक धातु के साथ में क्रिया करवा दो। तो बच्चों यहां पर अपने पास में बनेगा Na2ZNO2 और प्लस का यहां पर हाइड्रोजन गैस। प्लस का यहां पर क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस। और इसका जब नाम पूछ लिया जाए तो आपको लिखना है सोडियम जिंकेट। क्या लिखना है? सोडियम जिंकेट यहां पर लिखना है। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है और इसका नाम क्या टिका देना है? सोडियम जिंकेट। क्या याद रखोगे? बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो ये अपने पास में हुई अम्लों तथा क्षारकों की धातुओं के साथ में क्रिया। अब मैं कड़ी को आगे बढ़ा देता हूं। अगला टॉपिक अपने पास में रासायनिक गुण धर्म के अंदर यदि बात करूं तो अम्लों की धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में क्रिया। सबसे पहला पॉइंट पकड़ लो। आपको एक ही काम करना है, आपको यहां से रफ नोटबुक में उतार लेना है, पेन कॉपी लेकर के बैठना है। छोटी छोटी बातें आपको लिखवा रहा हूं, शॉर्ट एंड ट्रिक में आपको याद करवा रहा हूं स्टूडेंट्स। देखो क्या कहता है, अम्ल की क्रिया करवा रहा हूं मैं धातु कार्बोनेट के साथ में। ठीक है साहब, करवा दो। किसके साथ में करवा रहा हूं? धातु कार्बोनेट के साथ में। आपको एक ही बात याद रख लेना है, ये किस किस का निर्माण करेगा? एक तो बना लेगा लवण, और दूसरा बना लेगा जल, और तीसरा मेरे बच्चे यहां पर बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कौन सी गैस को रिलीज कर देगा? ये CO2 गैस को बनाने का काम है करेगा। तो धातु कार्बोनेट जो होते हैं ना, वो किसके साथ में क्रिया करते हैं? अम्लों के साथ में क्रिया, और क्या बनाते हैं? लवण और जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का काम है करते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं, देखो धातु कार्बोनेट में जैसे मैं बात करूं, मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा Na2CO3। साहब ठीक है, लिख दिया आपने। इसके ऊपर किसी अम्ल की क्रिया आपको करवानी है। मैंने क्या काम किया? इस पर HCl की क्रिया करवा दी। अब देखो बच्चों, आपको यदि ध्यान रखना है तो इसका नाम पता होना चाहिए। तो मैंने बोला इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट।
इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अब देखो ये क्या है? धातु। तो आपको पता है सोडियम क्या है? धातु। इसका जब कार्बोनेट बनाते हैं तो इसके साथ में क्या लिख दिया? CO3। मैं किसके साथ में क्रिया करवा रहा हूं? अम्ल के साथ में क्रिया। और ये अपने पास में कौन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा तो मैंने आपको रट्टा लगा रखा है कि Na है जहां और Cl है वहां, ये दोनों आपस में फ्रेंडशिप कर लेंगे बच्चों और क्या बना लेंगे? NaCl बना लेंगे। और हमें पता है कि NaCl अपने आप में क्या है? एक लवण है। साहब आपका पहला प्रोडक्ट तो ठीक ठाक बन गया। अब यहां पर क्या लिखा है? जल। तो देखो यहां पर ये जो H है, ये जो H है यहां से क्या काम करेगा? यानी ऑक्सीजन को लेगा और किसका निर्माण कर देगा? H2O का निर्माण कर देगा। ठीक बैठ गई बात। अब देखो यहां पर अपने पास में कौन बच गया? ये CO बच गया है ना, CO3। तो यहां से अपने पास में बच्चों क्या निकल जाएगा? CO2 गैस निकल जाएगी। सर जी ये रिएक्शन जो आपने बनाई है ये संतुलित नहीं है। तो बच्चों इसको संतुलित कैसे करते हैं? देखो यहां पर सोडियम के 2 हैं, यहां पर 1 है, तो इसके पहले आपको लगाना है 2। अब देखो यहां पर क्लोरीन का 1 है, लेकिन अब ये 2 लगाते हैं, यहां पर क्लोरीन के 2 गए, तो मेरे बच्चे यहां पर भी आपको लगाना है 2। अब देखो हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के यहां पर अपने पास में 2 है, हाइड्रोजन के अपने पास में 2 है। कार्बन का 1 है, कार्बन का ये रहा 1। ऑक्सीजन के 3 है, तो बेटा 1 तो ये रहा और 2 ये अपने पास में रहे। इस प्रकार से जब धातु कार्बोनेट की क्रिया धातु कार्बोनेट की क्रिया जब हम अम्लों के साथ में क्रिया करते हैं, पहला एग्जाम्पल अपने पास में लवण जल प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है ना। अब इसके अंदर देखो बात क्या कहना चाहता हूं, इसके साथ में एक और वर्ड है। वर्ड क्या अपने पास में? देखो यहां तक तो हमने कर लिया इसको। अब देखो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में हम क्रिया करवाएंगे। तो देखो मैं यहां पर लिख देता हूं अम्ल और प्लस, सीधा लिख रहा हूं बच्चों यहां पर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है सर जी, लिख दो। अब इसमें क्या लिखोगे? यहां पर मैं लिखूंगा लवण बनाएगा, प्लस का क्या बनाएगा? जल बनाएगा, और प्लस का कौन सी गैस बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब काम की बात सुनो। सर हमें यह तो पता है कि अम्ल तो आप यहां पर कोई भी ले सकते हो, जैसे HCl ले लिया, लेकिन धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में चर्चा करूं तो बेटा मैं यहां पर लिखूंगा NaHCO3, जो आपकी NCERT में हूबहू एग्जाम्पल दिया हुआ है। कैसे? देखो ये अपने पास में हो गया धातु, H का मतलब हाइड्रोजन, CO3 का मतलब हो गया कार्बोनेट। इसको देखो किसके नाम से जानते हैं? इसको आप क्या कह सकते हो? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हो। इसको क्या कह सकते हो? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या इसको क्या कह सकते हो बेटा? इसको हम कह सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। मेरे बच्चे इसको क्या कह सकते हो? सोडियम बाई कार्बोनेट कह सकते हो। हाँ सर ये तो दोनों बात समझ में आ गई हमें। और बता देता हूं मैं, थोड़ा आगे बढ़ूं उससे पहले, इसको हम क्या कह सकते हैं? खाने का सोडा कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हमें खाने का सोडा भी कह सकते हैं, मीठा सोडा भी कह सकते हैं। अब देखो इसकी रिएक्शन करवा देता हूं। तो मैंने तो आपको अभी भी रटाया है कि Na है जहां Cl होगा वहां। ठीक है साहब, पहला तो आपने बना दिया लवण अपने पास में NaCl। ठीक है, अब दूसरा क्या बनाना आपको? H2O, और तीसरा क्या बनाना आपको? CO2। इसको संतुलित करने की आवश्यकता है नहीं, ये रिएक्शन तो ऑलरेडी कैसी है? संतुलित है बच्चों। तो ये आपके सामने एक नई कहानी लेकर के आया मैं, यानी किसके साथ में क्रिया करवाई? अम्लों की धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन या धातु बाई कार्बोनेट के साथ में इक्वेशन या रिएक्शन करवा दी। ठीक है, अब देखो कहानी को और आगे बढ़ा देता हूं, और रासायनिक गुण धर्म में अपनी अगली हेडिंग रहेगी अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों के साथ में क्रिया। साहब बिल्कुल बहुत अच्छा टॉपिक एक बार फिर से आपके सामने दर्शन दे रहा है। देखो एक पॉइंट मेरा आपको यहां पर नोट लगा करके अपने नोट्स में डाल देना, यदि आपके टीचर्स ने नहीं करवाया है तो एक पॉइंट यदि आप पकड़ेंगे तो पूरी की पूरी लाइन चुटकियों में आपको याद हो जाएगी। सर जी ऐसी कौन सी लाइन है? तो बच्चे मेरे धात्विक ऑक्साइड की जब मैं बात करता हूं तो मैं नोट में लिख देता हूं धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं, धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं ना, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। साहब मैं कहता हूं कि इसको तो भूलना ही मत है। यदि इसको कोई बच्चा भूलेगा उसकी पिटाई हो जाएगी भाई साहब, उसकी क्या हो जाएगी? पिटाई हो जाएगी, बिल्कुल बढ़िया वाली पिटाई हो जाएगी, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। धात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं? अवसद में आ सकता है। तो मेरे बच्चे याद रखना क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अतः क्या कर डालते हैं भाई साहब? अतः वो क्या काम करेंगे? अम्ल के साथ में क्रिया करेंगे भाई।
किसके साथ में क्रिया करेंगे? अतः अम्लों के साथ में क्रिया, अम्लों के साथ में क्रिया, यहां पर लिखा हुआ है अम्लों के साथ क्रिया करते हैं, अम्लों के साथ क्रिया करके, अम्लों के साथ क्रिया करके सर जी क्या बना सकते हैं वो? तो मेरे बेटे यहां पर अब वो बना लेंगे, लवण तथा जल बनाते हैं। साहब ये तो हम रट्टा लगाने वाले हैं, ये तो हम क्या करने वाले हैं? रट्टा लगाने वाले हैं। तो इसकी आप इक्वेशन बना दो सिंपल सी। तो बच्चे आपको यहां पर लिखना है धात्विक ऑक्साइड। देखो शॉर्ट एंड ट्रिक में आपको क्या लिखना है? धात्विक ऑक्साइड प्लस किसके साथ में क्रिया करवा रहा हूं? अम्ल के साथ में क्रिया करवा रहा हूं। तीर के निशान में क्या लिखोगे? लवण। बच्चे और क्या लिखोगे? जल। बस ये दो ही तो प्रोडक्ट आपको बनाने। अब काम की बात सुन लो, सर जी कोई एग्जांपल है क्या? तो अब आपको ऐसे कोई धात्विक ऑक्साइड ढूंढने, जैसे मैंने लिखा कॉपर ऑक्साइड, टिका दिया। अब मैं इसकी अभिक्रिया करवा देता हूं, सीधा सीधा करवा देता हूं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में, ठीक है ना। तो एक तो बच्चों यहां पर बन जाएगा कॉपर सल्फेट और प्लस का अपने पास में क्या बन जाएगा? जल। अब आपको पता ही है कि कॉपर सल्फेट साहब जी तो कौन है? लवण है। और जल साहब जी कौन है? यहां पर देखो क्या है? जल अपने पास में है, ठीक है। और एग्जाम्पल है क्या कोई? चलो साहब और एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों के साथ में। मेरे बेटे यहां पर मैंने लिख दिया जिंक ऑक्साइड। क्या लिख दिया मैंने यहां पर? जिंक ऑक्साइड। और इसकी क्रिया करवा देता हूं HCl के साथ में। तो देखो अपने पास में बन गया जिंक क्लोराइड और प्लस का अपने पास में क्या बन गया? H2O, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल और देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑक्साइड उठाते हैं, हम धात्विक ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। मैंने यहां पर लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है साहब। आपने यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया, तो अब इसके ऊपर फिर से अभिक्रिया करवा दो HCl की। तो यहां पर अपने पास में बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड और यहां पर अपने पास में क्या बन गया? जल। तो धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं ना, वो कैसी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति, अम्लीय सॉरी हाँ, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए किसके साथ में क्रिया करेंगे? अम्लों के साथ में क्रिया करेंगे। अब मैं सीक्वेंस को आगे बढ़ाता हूं और आपके लिए एक और धमाका जो पहले का उल्टा होने वाला है। क्षारकों की अधात्विक ऑक्साइडों के साथ में क्रिया, किसके साथ में करवा रहा हूं? अधात्विक ऑक्साइडों के साथ में क्रिया। मेरे बेटे यहां पर वही नोट आपके लिए रहेगा जो पहले आया है। देखो इसमें थोड़ा आपको उल्टा करना है। अधात्विक ऑक्साइड, कैसे ऑक्साइड की बात करो? अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यहां से एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में छपने वाला है। कैसी प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के। अतः किसके साथ में क्रिया करेंगे? अतः किसके साथ में क्रिया करेंगे? अम्ल है तो हमें पता ही अम्ल किसके साथ में क्रिया करता है? क्षारक के साथ में। अतः क्षारकों के साथ क्रिया कर, अतः क्षारकों के साथ क्रिया कर दी साहब। क्षारकों के साथ में क्रिया कर किसका निर्माण करेगा? तो आपको याद रखना है लवण प्लस का जल बनाते हैं, ठीक है। अब डाल दो स्टेटमेंट अपना वाला जो हमें रटना है। देखो सीधा सीधा याद रखना अधात्विक ऑक्साइड, क्या रखोगे? अधात्विक ऑक्साइड। और प्लस में किसके साथ में क्रिया करवा रहे हो? क्षारकों के साथ में क्रिया। तो यहां पर लिख दिया मैंने क्षारक। क्या बनाओगे बच्चे? यहां पर आपको बनाना है लवण प्लस का जल। ये भाई साहब आपका प्रोडक्ट बन गया। कर लोगे ना ऐसे? अब देखो इसको कोई एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखो कोई भी आपके पास में अधात्विक ऑक्साइड है, मेरे सामने जैसे मैंने एक बात लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि कैल्शियम क्या है? एक अधातु है। कैल्शियम क्या है? एक अधातु। इसकी क्रिया मुझे किसके साथ में करवानी है? देखो सॉरी, अधात्विक ऑक्साइड है, ये अपने पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये अपने पास में क्या हो गया? एक प्रकार का क्षारक हो गया। एक प्रकार का ये क्या हो गया? क्षारक। अब इसकी अभिक्रिया हमें किसके साथ में करवानी है वो समझना है। ये तो अपने पास में क्षारक आ गया। अधात्विक ऑक्साइड लेते हैं, जैसे मैंने क्या बोला, यानी अपने पास में कैल्शियम, अपने पास में क्या आ गया? ये वाला टॉपिक अपने पास में आ गया। जैसे मैंने यहां पर ले लिया CO2, जैसे मैंने यहां पर क्या ले लिया? CO2। बात को समझना। और यहां पर देखो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और प्लस का क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। क्योंकि देखो कार्बन, सॉरी देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ ना, यहाँ पर कार्बन क्या है? एक अधातु है। कार्बन यहाँ पर क्या है? अधातु। इसलिए अपने पास में कौन सा ऑक्साइड हो गया? अधात्विक ऑक्साइड हो गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, प्लस का क्या बनेगा? जल बनेगा। अब सुनो काम की बात। अब देखो ये डायग्राम क्या कहना चाहता है, और मैं तो कहता हूं इस डायग्राम को एक गिलास पानी लेकर के घोल करके पीना है, क्योंकि यहां से तो क्वेश्चन बनने वाला है। देखो क्या कह रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साहब लिखो यहां पर वापिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो रिएक्शन आपने पहले टिकाई ना बच्चा, उसी की बात कर रहा है ये। में से CO2 गैस प्रवाहित करने पर,
तो देखो अपने पास में क्या बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा और प्लस का क्या बन जाएगा, H2O। तो बच्चे ये तो आपके पास में लवण है और ये आपके पास में क्या है, जल है। अब सुनो, देखो डायग्राम में आते हैं। ये अपने पास में एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है साहब। इसमें देखो क्या था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, देखो तनुकृत HCl था। इसके अंदर देखो हमने क्या काम किया, CO2 को डाला, ठीक है ना। और यहां पर अपने पास में क्या लिखा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन यहां पर प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है साहब। ये विलयन यहां पर प्राप्त हो जाएगा, तो इसमें से CO2 गैस गुजारना, तो ये अपने पास में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैसे क्लियर करें। अब देखो आपको एक पॉइंट से समझाता हूं मैं, और इतना शानदार पॉइंट देखो, क्वेश्चन आ सकता है, मैं क्वेश्चन बना करके बताता हूं। क्या होता है जब बुझे हुए चूने, क्वेश्चन सुनना, बुझे हुए चूने में से CO2 गैस, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आएगा पक्का। देखो CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, CO2 गैस से प्रवाहित की जाती है। देखो ये आपके सामने क्वेश्चन आया बच्चा। देखो इसमें 3 क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं, आपको इस क्वेश्चन का पहले आंसर देखना है। क्या होता है जब बुझे हुए चूने, तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि बुझा हुआ चूना क्या होता है। तो बेटे यहां पर आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं बुझा हुआ चूना। साहब ये तो हमें आज रटना लगाना था, ये तो हम रट्टा लगा के ही जाएंगे साहब। क्या करेंगे, बुझा हुआ चूना। बेटा इसमें से कौन सी गैस प्रवाहित कर रहे हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर रहे हो साहब। कर दिया, बिल्कुल कर दिया। तो बेटा क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। एक काम की बात और बता देता हूं जो आपके लिए काम की रहने वाली है। ये एक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। आपने घरों में देखा होगा, जब कली के अंदर पानी डालते हैं तो वो बहुत तेज हीट के साथ में क्या होता है, गर्म होता है और उसमें से उष्मा निकलनी शुरू हो जाती है। तो ये उष्माक्षेपीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी माना जाएगा। अब बच्चों देखो यहां पर जो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना ना, इसकी एक विशेषता है मेरे बच्चे, ये अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट है। कैसा कार्बोनेट है, अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसके कारण से, देखो समझना, जिसके कारण से विलयन का रंग दूधिया हो जाता है। जिसके कारण से विलयन का रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। ये पॉइंट आपको पकड़ना है बच्चे, क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो पहली पॉइंट मैंने क्या बोला, क्या होता है जब बुझे हुए चूने की में से कौन सी गैस प्रवाहित करे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आपको बताना है इस प्रकार करने से अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण से प्राप्त विलयन का रंग दूधिया हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है, पॉइंट में को पकड़ना अच्छे से और समझना बहुत शानदार तरीके से। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राप्त विलयन, प्राप्त बुझे हुए, देखो ऐसे लिखना अच्छे से, प्राप्त बुझे हुए चूने, प्राप्त बुझे हुए चूने, प्राप्त बुझे हुए चूने के आधिक्य में से, आधिक्य का मतलब बच्चा जो सॉल्यूशन आपने प्राप्त किया ना, विलयन जो प्राप्त किया है, आधिक्य में से, आधिक्य में से और अधिक, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी थी ना, उससे भी ज्यादा आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करनी है और अधिक CO2 गुजारते हैं, तब क्या होता है, ठीक है ना। प्राप्त बुझे हुए चूने के आधिक्य में से अधिक CO2 गुजारते हैं तो क्या होगा, तो क्या होता है। अब समझो काम की बात, अब समझना बच्चे काम की बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक छोटा क्वेश्चन और देके जाऊंगा। देखो आपने क्या प्राप्त किया, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त कर लिया, ठीक है साहब। प्लस में देखो उसमें क्या प्राप्त किया था, आपने उसमें प्राप्त किया था H2O। अब आपको यहां पर CO2 गैस और प्रवाहित कर देनी है इसके अंदर। तो मेरे बच्चे याद रखना, यहां पर बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। वेरी नाइस, बहुत अच्छे सर जी, बहुत ही काम की बात, बहुत ही खूब बात। क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा सर जी। क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और बच्चों इस बार जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना है वो कैसा बन जाएगा, घुलनशील, और जिसके कारण से जो दूधियापन आया था वो समाप्त हो जाता है, और जिसके कारण से दूधियापन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन देखो, मैं आपको बना करके बता देता हूं कि क्या होगा कि प्राप्त विलयन को पुनः गर्म करने पर,
प्राप्त विलयन को जब वापिस गर्म कर दो भाई, पुनः गर्म करने पर क्या होता है? तो देखो सिंपल सा पॉइंट याद रख लेना, सीधा सीधा लिखना कैल्शियम बाई कार्बोनेट और उसको कर दो गर्म। देखो ये त्रिभुज का जो निशान है ये गर्म करने को दर्शाता है। देखो ये एक बात और बता देता हूं बच्चा, ये ताप अपघटन अभिक्रिया जो हमने पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर के अंदर, उसमें अपघटन अभिक्रिया पढ़ी थी, उसका एग्जाम्पल भी हो जाएगा। और बेटा यहां पर वापिस क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और जो दुधियापन है जो समाप्त हो गया था वो क्या आ जाता है? वापस आ जाता है। नोट 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 नोट। अब नोट में क्या लिखना है? ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको कहते हैं खड़िया पत्थर। क्या कहते हैं बच्चों? इसको खड़िया पत्थर, यानी इसको क्या कहते हैं? चोक कहते हैं, चालक के नाम से जानते हैं। बच्चों इसको किसके नाम से जानते हैं? इसको संगमरमर के नाम से भी जानते हैं। यानी सर किसके नाम से जानते हैं? इसको मार्बल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? खड़िया पत्थर के नाम से जानते हैं इसको किसके नाम से जानते हैं? मार्बल यानी संगमरमर के नाम से भी जानते हैं। यह आपको बात रखना, किसके बारे में याद रखना है? कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। देखो इसको किसके नाम से जानते हैं? चुन्ना पत्थर भी कह सकते हो इसको। क्या कह सकते हो? चुन्ना पत्थर, जिसको क्या कहते हैं? लाइमस्टोन कहते हैं। जिसको किसके नाम से जानते हैं? लाइमस्टोन। तो खड़िया पत्थर, संगमरमर, चुन्ना पत्थर किसके नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट के नाम है। अब मैं कड़ी को आगे बढ़ाता हूं और आपके सामने अगला टॉपिक, इस चैप्टर में अगला टॉपिक अपने पास में कि जलीय विलयन में अम्ल व क्षार की कहानी क्या है। बच्चों देखो जलीय विलयन में जब बात करूंगा, जब हम बात करते हैं अम्ल और क्षारक की, तो मेरे सामने एक संकल्पना आती है एक वैज्ञानिक की, जिसका नाम है आरिनियस की संकल्पना। किसकी संकल्पना आ जाती है? आरिनियस की संकल्पना। साहब ये आरिनियस साहब जी कौन थे, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो देखो अपने पास में कौन आता है? आरिनियस की संकल्पना। यह आपको शब्द याद रखना है वैज्ञानिक का, आरिनियस की संकल्पना। साहब इसने ऐसा क्या कर दिया था? देखो इसकी संकल्पना के अनुसार हम पढ़ते हैं एसिड क्या होता है। देखो इसके अनुसार एसिड क्या है, यानी मतलब किसकी बात करना चाहता है बच्चों? अम्ल की बात करना चाहता है कि अम्ल क्या है। देखो सुनो, इसकी संकल्पना के अनुसार अम्ल के बारे में क्या लिखोगे? देखो वे अम्ल जो या वे यौगिक जो, इसकी संकल्पना के अनुसार क्या लिखोगे? वे यौगिक जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। साहब याद हो गई? क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। सिंपल सा पॉइंट। देखो सर कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे लाडले ध्यान देना, मैंने लिखा HCl और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है जो आगे भी चलती है पीछे भी चलती है। जैसे ही HCl टूटेगा तो H प्लस और Cl माइनस का बनाएगा। तो जैसे टूटेगा तो इसने कौन सा आयन दिया यहाँ पर? H प्लस आयन। इस कारण इसको किसके नाम से जानते हैं? इस कारण इसको अम्ल के नाम से जानते हैं। यह बात किसने बताई थी? यह बात आरिनियस ने बताई थी। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल और बताओ साहब। अब देखो बेटा इसका दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्या लिखा? H2O। जैसे मैंने क्या लिखा? H2O। मैं इसको जैसे तोड़ूंगा तो ये टूटेगा H प्लस OH माइनस में। टूट गया ना? अब काम की बात सुन लो और सीख लो। ये जो देखो ये जो मुक्त H प्लस आयन है, देखो यहाँ पर आपको इसे समझना बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बता देता हूं। देखो यहाँ H प्लस आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। तो साहब इसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? भाई ये बड़ा नालायक है। यहां से देखो क्या हो गया, ये मुक्त तो हो जाएगा लेकिन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता, स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता। तो फिर सर जी ये ऐसा क्या करेगा? स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है, अतः यह जल के साथ हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही खूब। किसके रूप में रहेगा? H3O प्लस आयन के रूप में रहता है। हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है, आयन के रूप में रहता है। सर जी रट्टा लगा लेंगे। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, अब देखो कैसे रहता है। यहां पर ये H प्लस जो मुक्त हुआ ना, ये किसके साथ में जुड़ेगा?
देखो मेरे लाडले, ध्यान से समझना, ये जुड़ेगा H2O के साथ में और क्या बना लेगा, H3O प्लस बना लेगा। और इस H3O प्लस को किसके नाम से जानते हैं, देखो इसी को किसके नाम से जानते हैं, हाइड्रोनियम आयन के रूप में जानते हैं। तो देखो आरएनएस की संकल्पना के अनुसार वे यौगिक जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और एग्जाम्पल की बात करूंगे आपके साथ, देखो इसका तीसरा एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा H2SO4। तो बेटा मैं जैसे तोड़ूंगा ना तो H प्लस प्लस HOSO4 HSO4 माइनस के रूप में रहेगा। ऐसे देखो मैं नाइट्रिक अम्ल को, देखो पहले एसिटिक अम्ल को देखो तोड़ देता हूं, ये तोड़ दिया साहब मैंने, तो मैं क्या लिखूंगा, CH3COO माइनस प्लस का H प्लस आ गया। तो आप देखो मैं जहां जहां पर ये आपको येलो कलर से बता रहा हूं, यहां पर H प्लस आयन, 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 ये सारे के सारे किसको दर्शाते हैं, आरएनएस की संकल्पना के अनुसार अम्ल को दर्शाने का काम करते हैं। क्या खोपड़े में भेजे में घुसी क्या मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब देखो अगला स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है, ये तो हो गया। अब देखो आरएनएस के अनुसार हम किसकी बात कर लेते हैं, अभी क्षारक की ओर बात करेंगे साहब। देखो आरएनएस के अनुसार किसकी बात करनी है बच्चे, यहां पर आपको क्षारक की बात करनी है साहब, कीजिएगा। आरएनएस के अनुसार क्षारक क्या होते हैं, तो देखो वे यौगिक, उसका उल्टा करना थोड़ा सा आपको याद रखना है, वे यौगिक जो जलीय विलयन में, वे यौगिक जो जलीय विलयन में OH माइनस, साहब इसका कोई रूप है क्या, बिल्कुल सरल सा सर जी, इसका तो बड़ा सरल सा ही है। देखो OH माइनस को क्या बोल देंगे हम, हाइड्रोक्सिल आयन। कैसा आयन बोल देंगे हम, हाइड्रोक्सिल आयन। देखो क्या होता है कि वे यौगिक जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ठीक है ना, क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, किसके रूप में टूट जाएगा, Na प्लस प्लस OH माइनस। चलो दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा KOH, ठीक है ना, और यहां पर क्या लिखूंगा, K प्लस प्लस OH माइनस। साहब तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा मेरे बच्चे यहां पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मेरे लाडले मैंने यहां पर लिख दिया Mg2 प्लस और 2OH माइनस, क्योंकि मैग्नीशियम की जो संयोजकता होती है वो अपने पास में हम पढ़ते हैं तो 2 होती है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, जब आवर्त सारणी की जब बात करते हैं तो उसमें दूसरे वर्ग के जो तत्व होते हैं उनकी वैलेंसी जो की बात होती है वो कितनी आती है, अपने पास में प्लस का 2 आती है। तो बेटा यहां पर इस प्रकार से, जैसे देखो मैंने क्या लिखा, CaOS2, ठीक है ना, तो यहां पर अपने पास में क्या बन जाएगा, Ca2 प्लस और 2OH माइनस। इस प्रकार से आप देख सकते हो ये सारी चीजें जो मैं आपको देखो गोला करके दे रहा हूं व्हाइट कलर में, OH माइनस OH माइनस OH माइनस OH माइनस, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आरएनएस की संकल्पना के अनुसार क्षार कहलाते हैं। ठीक है ना। अब देखो मैं कड़ी को आगे बढ़ा देता हूं, इसके बारे में 2 अतिरिक्त बातें आपको बता करके जाता हूं जो एग्जाम में आपसे नहीं भी पूछी जा सकती, लेकिन आपको आगे की बातों के लिए याद रखना है। क्या बातें हैं साहब, देखो अम्ल जो होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं, एक अपने पास में आता है प्रबल अम्ल और एक अपने पास में आ जाता है दुर्बल अम्ल। ये आरएनएस के अनुसार ही होते हैं बच्चों, ठीक है ना। और इसी प्रकार से यदि मैं किसकी बात करूं, क्षारक की बात करूं, तो बेटा एक क्षारक तो अपने पास में आता है प्रबल क्षारक और एक आ जाता है अपने पास में दुर्बल क्षारक। ये टेबल आपको बहुत कुछ सिखा करके अंत में 2 शब्दों में चली जाएगी। प्रबल क्षारक का क्या मतलब होता है, देखो प्रबल अम्ल की बात कर लेते हैं सबसे पहले। देखो क्या किसे कहते हैं, देखो वे अम्ल, सीधा सीधा याद रखना, वे अम्ल जो जलीय विलयन में, कौन से विलयन में, जलीय विलयन में अधिक H+ आयन देते हैं। देखो या तो क्या लिखोगे, अधिक या आसानी से, अधिक या आसानी से H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है साहब, 3 एग्जाम्पल आपको रट्टा लगाना है, H2SO4, ठीक है, दूसरा अपने पास में है HNO3 और तीसरा मेरे पास में है 10th के अनुसार HCl।
ये 3 एसिड ऐसे हैं जिनको प्रबल एसिड के नाम से जाना जाता है। अब देखो दुर्बल इसका उल्टा हो जाएगा भाई, देखो क्या लिखोगे, वे अम्ल जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में, बस सिंपल सी बात है, कम मात्रा में, कम, या देखो क्या लिख सकते हो, धीरे धीरे, क्या लिख सकते हो, धीरे धीरे H प्लस आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षार। आपको तो दो ही रटना है। पहला एग्जाम्पल आपके पास में CH3COOH हो जाएगा बच्चे, दूसरा आपके पास में H2CO3 हो जाएगा, यानी कार्बनिक अम्ल या कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा। अब मैं किसकी बात कर लेता हूं, प्रबल क्षार की। तो देखो सेम की सेम परिभाषा से बना देंगे, वे क्षारक जो जलीय विलयन में, कैसे विलयन में, जलीय विलयन में अधिक OH माइनस या आसानी से OH माइनस आयन देते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। साहब कौन कौन से हो सकते हैं, तो मेरे बच्चे याद रखना आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ये तीन तो आपको रखना प्रबल के रूप में। अब देखो क्या लिखोगे दुर्बल में, तो इसका उल्टा, बस ये तो आपको एक, देखो एक याद होगी ना, चाहे इसकी एक याद हो चाहे उसकी एक याद हो, आप आराम से इसका रट्टा लगाएंगे भाई साहब, आराम से बिल्कुल लगाएंगे भाई साहब। देखो क्या कहना चाहता कि वे क्षारक जो जलीय विलयन में, कैसे विलयन में, जलीय विलयन में मेरे बच्चे क्या करेगा, सिंपल सी बात है भाई साहब, क्या करेगा, कम OH माइनस या धीरे धीरे OH माइनस आयन देता है, दुर्बल क्षार कहलाता है। सर जी कोई है क्या, मेरे बेटे आपको याद रखना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बस 10th क्लास। एक एग्जाम्पल यहाँ पर रट्टा लगा लेना और आपकी खोपड़ी में अच्छे तरीके से फिट कर लेना, जो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। तो बच्चों इस प्रकार से आज के इस बेहतरीन सेशन के अंदर जो अपना पार्ट फर्स्ट आया है अम्ल क्षारक और लवण से, उसमें आपको सामान्य अम्लों के गुणधर्म और उनके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में, अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में बात की गई। इस चैप्टर को NCERT लाइन टू लाइन कॉपी किया गया है बिल्कुल। यदि आप रफ कॉपी, नोटबुक, नोटबुक, अब सिलेबस सबका कंप्लीट हो चुका है। इस टाइम तक सारे टीचर्स ने अपने अपने नोट्स आपको लिखवाए होंगे। मैं कहता हूं जब मेरी क्लास को आप ज्वाइन करते हो, आपके टीचर्स को जो नोट्स हैं उनको साथ में लेकर के बैठिएगा। आपके NCERT और आपकी रफ नोटबुक लेकर के बैठना है। जो चीजें आपको नहीं मिल रही हैं और आसान मिल रही है उसको ऐड कर दीजिएगा। इस प्रकार से यदि आप प्रिपरेशन करते हैं तो 100 में से 100 नंबर आने का बिल्कुल 100 में से 100 लाने का शानदार सा मौका है, शानदार सा तोहफा है। ऐसी कोई बाधा नहीं आ सकती जो आपको 100 नंबर लाने से रोक सकती है। यदि आप लगातार इस चैनल के साथ में और इस स्टेम स्टडी क्लासेस ऐप के साथ में जुड़ करके स्टडी करते हैं, आपके पास में बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचे, तो आपको कम से कम 1 घंटा डेली आपको साइंस के लिए निकालना है और आप मेरे साथ गुजारिएगा। आपका शानदार प्रिपरेशन होगा। इसमें देखो नो डाउट वाली क्लास आपके सामने रखी गई है। आपके सामने शानदार PDF और शानदार कंटेंट जो देखने को मिला है, ये भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर आपको ऐप के माध्यम से लगातार मिलता रहेगा। तो इतनी सारी सुविधाएं यदि आपको राज एजुकेटर यूट्यूब चैनल और स्टेम स्टडी क्लासेस ऐप यदि प्रोवाइड करवा रहा है, तो उसका आपको समय रहते बच्चे आपको फायदा लेना चाहिए, आपको बेनिफिट उठाना चाहिए। यदि जो विद्यार्थी इस चैनल के साथ में बना हुआ है वो अधिक से अधिक शेयर करें और कम से कम 10-10 विद्यार्थियों को शेयर करें। 10th क्लास के हर एक विद्यार्थी जो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी है उसको लाभ मिलना चाहिए बच्चा। थैंक्स अ लॉट। फिर इसी प्रकार की क्लास के साथ में मिलते रहेंगे। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।